नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। वैसे तो विपत्ति काल में किसी के बुरे समय में उस पर हँसना कोई अच्छी बात नहीं है, इसको बुरा माना जाता है, हमारे संस्कारों में ये नहीं है। लेकिन शरद पवार की जो हालत हुई है, चुनाव आयोग ने जिस तरीके से वैसा ही फैसला शरद पवार की पार्टी और पार्टी के सिंबल, पार्टी के नाम यानी पार्टी के असली वारिस कौन है, अध्यक्ष कौन है, प्रमुख कौन है, इस पर जिस तरीके से फैसला सुनाया है, ठीक उसी तर्ज पर जैसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के टूटने पर सुनाया था कि इसके असली मालिक जो हैं, वो उद्धव ठाकरे नहीं, एकनाथ शिंदे हैं और उन्हीं को पार्टी का नाम और सिंबल यूज करने का हक है। वैसा ही फैसला अगर अब शरद पवार के बारे में आया, उनकी पार्टी के बारे में आया है, तो उद्धव ठाकरे समेत और उनके दाएं-बाएं हाथ जो भी आप कहते हैं, संजय राउत समेत महाराष्ट्र में ऐसे बहुत लोग होंगे और दिल्ली में भी, जो इस समय शरद पवार की हालत पर मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे। और उद्धव ठाकरे का नाम मैंने क्यों लिया है और संजय राउत का भी। जब ये संकट चल रहा था शिवसेना में, यानी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, जब एक बड़ा धड़ा विधायकों का टूट गया था और भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया था, तब जरा याद करिए, शरद पवार के आवास पर बैठकों का दौर चल रहा था। उस समय तो उद्धव ठाकरे भी उन बैठकों में शामिल होते थे और संजय राउत वगैरह होते थे और जयंत पाटिल से लेकर के तमाम लोग वहां एकजुट हुआ करते थे और बाहर मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ये कहते थे कि अब शरद पवार जी देख रहे हैं पूरे मामले को, हम इन सबको सबक सिखाएंगे। यानी जो उद्धव ठाकरे से बगावत करके गए हैं, उनको हम अब सबक सिखाएंगे और शरद पवार जी बैठ कर के इस पूरे प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं, यानी रणनीति बना रहे हैं कि इनको सबक कैसे सिखाया जाए। एक और बात याद करिए, जब ये सारा प्रकरण हुआ था, तो विधानसभा के उपाध्यक्ष भी शरद पवार की पार्टी के ही थे, नरहरि। इसलिए भी इनको गलतफहमी होगी कि साहब बिल्कुल सबक सिखा सकते हैं और इनको तो वापस आना पड़ेगा या अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ेगा। उस समय एक बात और हुई थी, वो भी याद कर लेते हैं। इस पूरे प्रकरण के दौरान ही शरद पवार ने जो इनकी आत्मकथा थी, उसमें कुछ संशोधन किए थे, कुछ चैप्टर जोड़े थे और वो जो चैप्टर जोड़े थे, उसमें उद्धव ठाकरे की तमाम कमियों को उजागर किया गया था। बाद में ये भी चर्चाएं चली कि क्या उद्धव ठाकरे को खरी-खोटी सुनाने के लिए ही ये कुछ चैप्टर चेंज किए थे। उसमें शरद पवार ने कहा था कि उद्धव ठाकरे ना तो संगठन पर यानी पार्टी पर नियंत्रण रख पाए, ना ही ठीक तरीके से उनको हैंडल कर पाए और ना ही एक मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से उनको सक्रिय होना चाहिए था, सक्रिय रहे। एक और बात लिखी थी उन्होंने। उन्होंने कहा था कि ये जानकर के मुझे आश्चर्य होता है कि 2.5 साल के कार्यकाल में उद्धव ठाकरे सचिवालय केवल 2 बार गए। तो तब ये मजाक उड़ी थी महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र के बाहर भी, कि शरद पवार कैसे सहयोगी हैं जो उद्धव ठाकरे के संकट के समय जब पार्टी टूट रही थी, तब इस तरह की पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं और अपनी पुस्तक के मतलब संशोधित पुस्तक के विमोचन के समय भी उन्होंने पूरा ड्रामा कर दिया था। क्योंकि एनसीपी के भीतर से भी इस चीज के लिए इन पर दबाव पड़ रहा था कि अब आपकी उम्र हो गई है, अब अगली पीढ़ी को यानी सुप्रिया सुले को
या अजित पवार को आप पार्टी का दायित्व सौंपिए और आराम करिए, बहुत हो गया है। तब इन्होंने पुस्तक विमोचन के समय, लोकार्पण के समय ड्रामा कर दिया था, ये कह करके कि मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा सौंप रहा हूं। और ये चूंकि सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ड्रामा किया था, तो वो ये भांपना चाहते थे, आंकना चाहते थे कि मेरे साथ अभी भी पार्टी के कितने नेता और वर्कर हैं। वो एक्चुअल में अजित पवार को एक मैसेज देना चाहते थे कि नेतृत्व परिवर्तन या रिटायरमेंट की बात वो ना करें और संगठन पर काबिज होने की कोशिश भी ना करें। अब इस सब ड्रामे के पीछे कौन था, ये तो बाद में पता चला। और अजित पवार ने जब पार्टी का विभाजन हुआ और वो जाकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए भारतीय जनता पार्टी और अ, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के साथ, तब उन्होंने खुलासे किए थे कि कम से कम 5 बार ऐसे मौके आए थे जब शरद पवार ने खुद उनको कहा था कि आप जाइए और जाकर के जो है भाजपा नेतृत्व से बात करिए और समझौता करिए, यानी सौदेबाजी करिए कि हमें कितने पद मिलेंगे, कितने मंत्री पद मिलेंगे, केंद्र में कितने मंत्री पद मिलेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आने को तैयार हैं, जाने को तैयार हैं। और बार-बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाने को तैयार नहीं था और इनके 1-2 और नेता हैं जितेंद्र आव्हाड जैसे, जिनको वो भाव नहीं देना चाहते थे, उनको उनको कोई पद देने को तैयार नहीं थे। लिहाजा बात हर बार अटक जाती थी और शरद पवार पीछे हट जाते थे, क्योंकि उनकी बेटी को मंत्री पद नहीं मिल रहा था, तो बेटी उन पर प्रेशर बनाती थी और वो पीछे हट जाते थे। तो बार-बार अजित पवार और उनके कुछ सहयोगियों की हालत खराब हो रही थी, उनकी छवि मलिन हो रही थी, उनकी पोजीशन खराब हो रही थी। और अल्टीमेटली अजित पवार ने जब देखा कि ये तो संगठन पर पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं और किसी दूसरे को दायित्व देने को तैयार नहीं, तो उन्होंने फिर प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल से लेकर के तमाम सीनियर नेताओं से बातचीत की और चाचा के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। जुलाई में उन्होंने बगावत की। 54 में से करीब 40 एमएलए अजित पवार के साथ आ गए, संगठन के बहुत सारे पदाधिकारी भी आ गए, 2 एमपी भी आ गए 4 में से। तो हालत ये हो गई कि जो शरद पवार शिवसेना के टूटने पर मजाक उड़ा रहे थे एक तरीके से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व और सांगठनिक क्षमता का, उनकी खुद की पार्टी टूट गई। और एकनाथ शिंदे तो फिर भी उनके सगे नहीं थे, शिवसेना को तोड़ने वाले, पर एनसीपी तोड़ने वाले तो इनके अपने भतीजे थे, अजित पवार, जिनको अलग-अलग समय पर शरद पवार ये कहते हैं कि हमने 4 बार उप मुख्यमंत्री बनवाया, उनको सम्मान दिया और संगठन के लिए काम करने का की पूरी छूट दी। लेकिन ये जो फैसला हुआ है, इसने शरद पवार का जो वो एक परसेप्शन बना हुआ है, ख़ास तौर से जो मराठी मीडिया उनके बारे में एक हवा बनाता रहा कि ये तो राजनीति के चाणक्य हैं। ये तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को चुटकियों में जो है सुलझा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और सब उन्हीं से सलाह लेने के लिए जाते हैं। वो कितने मजबूर हो गए भतीजे के सामने और पार्टी की भीतरी कलह और बगावत के सामने कि कुछ नहीं कर पाए। और ये तो बाद में पता लगा कि शरद पवार की इस दशा या दुर्दशा के लिए कोई और ज़िम्मेदार नहीं है, उनकी खुद की बेटी सुप्रिया सुले ही ज़िम्मेदार हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा ये थी। और शरद पवार भी चाहते थे कि अजित पवार, अब आप ज़रा सोचिए, 5 बार उप मुख्यमंत्री बने हैं, कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। और एक बार तो ऐसा मौका आया था, जब विधानसभा के चुनाव में
कांग्रेस और एनसीपी मिलकर के चुनाव लड़ते रहे हैं। एक मौका ऐसा आया था जब एनसीपी को कांग्रेस से ज़्यादा सीटें आई थी और उस समय शरद पवार अगर बल देते इस बात का कि साहब, अगर बड़ी पार्टी के ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा चली आ रही है, तो इस बार हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, तब अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। लेकिन शरद पवार अजित पवार का इतना भी कद नहीं बढ़ने देना चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं, क्योंकि उनके दिमाग में और दिल में तो ये था कि मैं अपनी बेटी को ही मुख्यमंत्री बनाऊं जब भी बनाऊं। और वो तो खैर हो नहीं सका। अब तो हालत ये है कि बेटी इस बार बारामती से चुनाव लड़ेगी तो उनके जीतने के चांस बहुत कम हैं, क्योंकि संगठन पर, कार्यकर्ताओं पर, पार्टी पर जो पकड़ है वो अजित पवार की है। और बारामती से वो भी एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कई बार एमएलए चुने जा चुके हैं और बारामती पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। कहा तो ये तक जाता है कि सुप्रिया सुले बिना अजित पवार के सहयोग के और प्रचार के वहां से जीत ही नहीं सकती थी, कभी भी नहीं जीत सकती थी। इस बार तो बिल्कुल ही नहीं जीत पाएंगी। तो बताते हैं कि वर्धा या कहीं दूसरी जगह से लड़ने के बारे में सोच रही हैं। लेकिन अब तो हालत और भी खराब हो गई है। पार्टी और सिंबल दोनों अजित पवार के पास चले गए। अब जरा ये देखिए, पहले शिवसेना टूटी, अब एनसीपी टूटी, यानी उद्धव ठाकरे का क्या हाल हुआ और अब शरद पवार का क्या हाल हुआ। 2019 अक्टूबर में इन्हीं दोनों ने मिलकर के कांग्रेस के सहयोग से जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनने वाली थी उसमें बाधा पैदा की थी। देवेंद्र फडणवीस के रास्ते में रोड़ा बन करके ये खड़े हो गए थे। निरंतरता में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की उनको शपथ नहीं लेने दी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन बैठे धोखाधड़ी से। केवल भारतीय जनता पार्टी से धोखाधड़ी नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की जनता से भी, उस जनादेश से भी जो भाजपा और शिवसेना की सरकार के गठन के लिए मिला था। उनकी पीठ में छुरा घोंपा, जनादेश की पीठ में छुरा घोंपा और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन बैठे। तो जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये एक्चुअल में एक सीख देने के लिए भी है कि अगर आप जनादेश का अपमान करेंगे, अब अगर आप प्राकृतिक न्याय के विपरीत जाकर के तिकड़मबाजी से सरकार का गठन करेंगे और जिनका हक बनता है उनका हक मारेंगे, उनको रोकेंगे, तो आपके साथ क्या हो सकता है वो इन दोनों पार्टियों के नेता अब अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। जब शिवसेना टूटी तो शरद पवार मंद मंद मुस्कुरा रहे थे बैठ करके उद्धव ठाकरे की बेचारगी और लाचारगी पर। आज उद्धव ठाकरे मातोश्री में बैठ करके शरद पवार की बेचारगी पर और लाचारगी पर हंस रहे होंगे कि आप मुझे मूर्ख बता रहे थे, मुझे नौसिखिया बता रहे थे, अनुभवहीन बता रहे थे, आप तो चाणक्य कहलाए जाते हैं, आपने क्यों नहीं संभाल लिया अपनी पार्टी को, अपने संगठन को। एक बात और, ये जो इंडी अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, ये किस तरीके से बिखर रहा है, किस तरीके से टूट रहा है। और अब तो बल्कि इसके अस्तित्व पर और होने पर ही बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि ये है क्या, अब ये अस्तित्व में है, क्योंकि ममता बनर्जी अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है। नीतीश कुमार जो हैं वो अब वापस भारतीय जनता पार्टी के पास जा चुके हैं। झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल में हैं, ईडी की कस्टडी में है, पूछताछ हो रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो नहीं रहा, ना पंजाब में हो रहा है, ना दिल्ली में हो रहा है। जो 3 और राज्यों के नाम ले रहे थे अरविंद केजरीवाल के जी, हरियाणा, गोवा और गुजरात में भी गठबंधन कर ले कांग्रेस हमारे साथ, वो भी नहीं हो रहा है।
उत्तर प्रदेश का हाल आप देख ही रहे हैं क्या है। महाराष्ट्र में क्या हुआ है, जहां से 48 सीटें आती हैं लोकसभा की, ये भी आपके सामने है। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, इसने तो इंडी अलायंस को भी हिला दिया है भीतर से। उसके अस्तित्व पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और उद्धव ठाकरे के बाद अब शरद पवार को भी बहुत बड़ा झटका खुद उनके भतीजे ने ही दे दिया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।